दोपहर के 2 बज रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। पारुल हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में ही लिया था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। पारुल ने अपना खाना जारी ही रखा। पारुल को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। पारुल ने उनकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने पर ही फोकस रखा। सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, यहाँ कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुंह को आ रही है और इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो यह है कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात मेरी इच्छा मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट के आए हैं। पारुल के इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन मोहित ने इशारा कर चुप करा दिया। पारुल खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने चली गई। उसके बाद सीधा अपने कमरे में और वहाँ जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। आखिर पारुल के साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज वो अपने सास और अपने पति के साथ इस तरीके से बात कर रही थी, जो कि बेशर्मी की हद तक पहुंच रही थी। आइए आगे की कहानी में जानते हैं। उस दिन सुबह से पारुल इधर से उधर दौड़े जा रही थी। मोहित भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। पारुल बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो पारुल के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ दे देती तो शायद यह नौबत ना आती, पर फिर चुप रह गई। खैर पारुल ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सब ने शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद मोहित घर में आता हुआ दिखा, तब जाकर पारुल की जान में जान आई। मोहित के घर में आते ही वो सीधा मोहित के पास जाकर बोली, क्या हुआ मोहित, पैसों का बंदोबस्त हो पाया। पारुल का सवाल सुनकर मोहित बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर पारुल को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, पर मोहित सुबह से भूखा प्यासा है। यह सोचकर पारुल उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, मोहित ने उदासी से कहा। एक बार तो पारुल की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी कोई ना कोई निदान निकाल ही लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर पारुल रसोई में जाकर मोहित के लिए खाना लगाने लगी। पिछले साल मोहित के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल निकलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच ननद पूजा की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार मोहित ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर मोहित को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत यह थी कि ब्याज देने तक के पैसे नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जब उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर खाना लगाकर पारुल मोहित की थाली बाहर लेकर आई तो मोहित हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रख उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहाँ हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर मोहित? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों पारुल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकाले। क्या हुआ, उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए।
हाँ, अगर भाई ने बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी और पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा था कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके हैं। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। पारुल ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में नीर भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले मोहित के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तुम पति हो मेरे, बोलते शर्म नहीं आ रही है? मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने, मेरी भावनाओं का इस तरह से अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसी है मोहित पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी को देखते हैं कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? पारुल के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे बात कर रही है मम्मी से? सास है वह तुम्हारी। भाड़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच भी मत लेना, इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है इस घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया इस घर से, सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मैंने कानूनी एक्शन ले लिया ना, तो मैं उसे साबित भी करके रहूँगी। क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है तो आपके पास ऐसा कोई पेपर भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दांव पर मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशर्म लोगों के घर में रहना है तो बेशर्म बनना ही पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, पारुल ने कुछ गलत किया? क्या वो सच में कोई बेशर्मी कर गई या कोई गुनाह कर गई? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रा मुझे भी बताइए। वहाँ से पारुल सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी पारुल उस घर में रहती है, उन लोगों की नाक के नीचे। पूरा परिवार एकजुट है और वो अकेली। पर अब वो हर चीज़ करती है जो उसे पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। कहिए आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।